Hi class 11, today we are discussed about two development leading of Bohr's model. So now today we are talk about two development leadings of Bohr's model. Development leading Bohr model. So today we are discussed about two development leadings of Bohr's models. तो जो हमारे पास यहाँ पे होता है कि जो टू मेजर कॉन्सेप्ट थे इसके डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल का, फर्स्ट आपका था टू मेजर कॉन्सेप्ट में था डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो हमारे पास कोई लाइट है, इट मीन्स जो लाइट है, लाइट के पास दोनों उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, दोनों बिहेवियर शो करता है। ये तो पार्टिकल्स का नेचर भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। सेकंड था हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम था हमारे पास, उस पर बात कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है हमारे पास, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम लोग किस में पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे क्वांटाइज में, यानी फिक्स ऑर्बिटल के, जिसमें अज्यूम्शन कर रखा उसने एक फिक्स ऑर्बिटल को। लेकिन अभी पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लीडिंग बोर्स मॉडल में, कि ऐसे कौन कौन से उनके एक्सपेरिमेंट थे, ऐसे कौन कौन से उनके जो एक्सपेरिमेंट थे जिसके बेसिस पे उसको डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को उसने वेव कहा, लाइट कहा। तो सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग डालेंगे इसमें ये है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इसमें है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इस वाले में जो सबसे पहले हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, all the use of familiar which waves on surface of water obtained by throwing a stone into quiet pond. The wave originated the center of disturbance and the propagation form of it means हमारे पास क्या आता है, वेव मोशन को चेक करने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास कहीं पे क्या है, एक पॉन्ड वाटर है, कोई कहीं पे पानी है, हमारे पास पॉन्ड वाटर है यहाँ पे। अब इस पॉन्ड वाटर में आप लोग क्या करते हो, आपने बहुत बार किया होगा, पानी में पत्थर डालने की आदत तो सबकी होती लगभग। तो वहां पे जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे जैसे स्टोन डाला इसके ऊपर, जैसे आपने थ्रो आउट करा किसको, पत्थर को इसमें। तो जब आप लोग इसमें क्या करते हैं, पत्थर को थ्रो आउट करते हैं इसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से वेव बनने शुरू हो जाती है। पत्थर डालते हैं ना जैसे हम लोग पानी में, स्टैंडिंग वाटर में, जैसे आप लोग क्या करोगे, ऑल ऑफ यूज आर फैमिलियर विद द वेव सरफेस ऑन द वाटर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोन द स्टोन इनटू क्वाइट पॉन्ड। द वेव्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, प्रोपोगेशन इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट्स, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम। जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोग क्या करोगे, इसमें आपने एक स्टोन डाला, पत्थर डाला, तो इसके अंदर पानी की जो वेव निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से पानी की जो होती है ना, वेव निकलनी शुरू हो जाती है। तो जो पानी की वेव निकलती है, इसमें से क्या होता है कि कुछ तो हमारे पास क्या होता है, जो पानी की वेव निकलनी शुरू होती है, तो वहां पे हमारे पास इस तरह से वेव निकलती है। जैसे सपोज दैट एक लाइन है हमारे पास, इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से वेव निकलती है। तो जैसे आप लोगों ने क्या किया, स्टैंडिंग वाटर में पत्थर डालते हैं, तो उस पानी, उसका क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस के कारण ये क्या होता है, इस तरह से निकलनी शुरू हो जाती है वेव। अब आपको पता हमेशा वेव क्यों निकलती है, वाटर के अंदर ऐसा वेव क्यों निकलती है, क्योंकि एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये है हमारे पास इसके पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये एक दूसरे को पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव होने के बाद दूसरे को रिपेल करते जाएंगे।
तो पहले ऐसे ही ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा फिर रिपेल करेगा, फिर पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा फिर रिपेल करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा फिर रिपेल करेंगे। यहाँ के इनके जो दोनों के ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको रिपेल करने लग जाएंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे इस तरह से, तब जाके हमारे पास पानी के अंदर ये वेव बनने को देखने को मिलती है हमें। क्योंकि पहले वो कनेक्ट होती है, अट्रैक्ट होती है, फिर नेक्स्ट टाइम में ही तुरंत उसी के बाद तुरंत वो क्या हो जाती है, उसमें रिपेल होने शुरू हो जाती है, किसमें, वेव के लिए। अब आपको इस चीज में एक चीज समझा लेता हूं मैं कि जहां पे आपके पास क्या होगा, पॉइंट जहां पे डिस्टरबेंस हमारे पास है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारे पास ये है ना मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। लिख लेता हूं मैं यहां पे एक चीज है, तो ये है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जब ये ऊपर की तरफ ये क्या दिखाएगा, मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो इस वाले पॉइंट को, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं CREST, क्रेस्ट। तो जो हमारे पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम अपवर्ड के लिए मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि सेंटर से पूरा सेंटर वाटर के जो बॉन्डिंग वाटर है उसके सेंटर में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, मैक्सिमम अपवर्ड के लिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम अपवर्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ऐसे ही क्या होता है, उसके बाद नीचे के लिए तरफ हमारे पास जो मिनिमम, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इस वाले केस में यहाँ पे ही देख लेते हैं हम लोग इसको ना, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो नीचे की तरफ मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड के लिए, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रॉस, TROUGH। जो हमारे पास मैक्सिमम डाउनवर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉ, और जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड के लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। तो ये था हमारे पास ऑल द फैमिली वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑब्टेन थ्रू द स्टोन इनटू क्वाइट पॉन्ड्स। द वेव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर डिस्टर्बेंस, द प्रोपोगेशन फ्रॉम अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, पत्थर को फेंकते तो क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए प्रोपोगेशन में क्या होने लग जाता है, इसमें मोशन होने लग जाता है। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड are called crest and minimum and maximum downward displacement, this one is called crest, ट्रो। तो ये था हमारे पास किसका, यहां से इसको बोलेंगे ट्रो, इसको बोलेंगे हम लोग क्रेस्ट। अब यहां पे जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, यहां पे इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, एक पूरा जो हमारे पास ये जो है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा साइड लिख लेता हूँ क्रेस्ट को। ये तो यहाँ पे हो गया क्रेस्ट जिसको हमने कहा था, जो क्रेस्ट जिसको कहा था, ये तो हो गया हमारे पास क्रेस्ट। लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ पे, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, यानी दो मैक्सिमम अपवर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे दो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है, इसको जो हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और जो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आता है इस तरह से लास्ट में निकल के, इसको बोलते हैं, इतने से पॉइंट को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं एम्पलीट्यूड। ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड,
तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, वेव में बी कंसिडर एज, इसमें लिखेंगे यहां से हम लोग वेव में बी कंसिडर, यहां पे लिखते हैं हम लोग क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है, यहां ऊपर लिखना पड़ेगा इसके लिए। यहां पे लिखेंगे हम लोग वेव में बी, वेव में बी wave may be considered, wave may be considered as disturbance, as disturbance, as disturbance as disturbance, wave may be considered as disturbance which originate from some vibrating sources, and travel outward as continuous sequence, of alternating alternate crest and trough. तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है, यहाँ पे जो क्रेस्ट हमारे पास है, वेवलेंथ है, जब हमने किसी स्टोन को हमने क्या करा, वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद उसके सेंटर में जो डिस्टर्बेंस आता है उसके बेस पे हमारे पास से निकल के आता है कि जो वेव में कंसिडर्ड डिस्टर्बेंस विच ऑर्गेनेट फ्रॉम द some vibrating sources and travel outward and continuous sequence of alternate crest and trough. तो ये था हमारे पास क्या, इसमें जो हमारे पास था वेव मोशंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशंस की। जो वेव मोशन होते हैं इसके क्या क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशंस, तो फर्स्ट हमारे पास ऑल वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स सम डियर, जो हमारे पास जितनी भी ऑल वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स in terms their wavelength, frequency, and velocity,
एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, the first characteristics of wave motions, all wave are characteristics in terms of their wavelength। जो हमारे पास वेव मोशंस हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके बेस पे पढ़नी पड़ेंगी हमें, जो प्रत्येक टर्म्स है, एक वेवलेंथ, किस वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में और एम्पलीट्यूड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये द डिस्टेंस, ये हमने बताया था भी आपको इस तरह से, ये हमारे पास है ना क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉप हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस को हमने कहा था वेवलेंथ। तो यानी वेवलेंथ जो हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन two adjacent crest। टू एडजेसेंट क्रेस्ट जरूरी नहीं कि क्रेस्ट में हो, इनके भी निकाल सकते हैं हम, इसके बेस पे, ट्रॉप के बेस पे भी वेवलेंथ हो सकती है, क्रेस्ट और ट्रॉप। इज कॉल्ड वेवलेंथ। जो हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है इसमें कि हमारे पास इन दोनों, या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस जितना है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोगों ने क्या किया था, ग्रीक लेटर जो है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन यूनिट में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग किसमें, एंगस्ट्रॉन यूनिट में। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉन, जो हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है इसमें 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और मीटर में, और यही यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। यही यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी एंगस्ट्रॉन को। या हम इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू जो हमारे पास आया था, ये आया था 10⁻⁻10 मीटर। और इसको हम माइक्रोमीटर में देखेंगे, 1 माइक्रोमीटर में क्या आएगा, इसमें 10⁻⁻6 मीटर। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर हो गया हमारे पास। यहाँ पे अगर हम इसको क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर में देखेंगे, जो वह हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर में देखेंगे, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर में तो ये आ जाएगा। उसके बाद 1 नैनोमीटर्स में, 1 नैनोमीटर में देखेंगे इसको, 1 नैनोमीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। ऐसे हम लोग पिकोमीटर में देखेंगे, पीएम, तो पिकोमीटर में देखेंगे इसको होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये है हमारे पास वेवलेंथ को, हम जिसको हम लोग किसमें एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसको एंगस्ट्रॉन यूनिट में। तो पहला हमारे पास जो होता है कि क्रेस्ट, दो एडजेसेंट, जो हमारे पास 2 एडजेसेंट क्रेस्ट है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या दो हमारे पास जो ट्रॉ है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबका क्योंकि अलग अलग नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेलोसिटी हो गई और अपना एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे पास किस पे, वेवलेंथ पे।
तो वेवलेंथ क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे हम लोग किसको, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा इरेज करके यहां पे ही लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी। अब है फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं हम लोग। तो आता है फ्रीक्वेंसी, सेकंड टर्म्स इसमें आ रही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves which pass through the number of waves which pass through a given point in 1 second is known as frequency। तो यहां पे जो है, द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a given point in 1 second is known as frequency। कि जो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स है जो पास थ्रो कर रहे हैं एक पॉइंट के सामने। जो हमारे पास एक वेव्स है ना, जो वेव्स जा रही है हमारे पास इस तरह से, कितनी नंबर ऑफ वेव्स कर रही है किसी पॉइंट पे जो पास कर रही है, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ वेव्स, हाउ मैनी वेव्स विच पास थ्रू गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट में जा रही है, एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स जा रही है, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जो कितने नंबर ऑफ, जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेव्स है इस पॉइंट से निकल रही होगी, हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स निकल रही है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है, इसको हम डिनोटेट करते हैं ग्रीक वर्ड से v, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, हमारे पास जो इसको करते हैं हम न्यू। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है इसके हर्ट्ज पावर में। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट जो होती है इसको लेते हैं हम लोग हर्ट्ज में। जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, इसको लेते हैं हम लोग हर्ट्ज, इसको लेते हैं हम लोग हर्ट्ज में। तो यानी हर्ट्ज जो होता है हमारे पास, हर्ट्ज सेकंड इनवर्स, यानी इसको बोलेंगे हर्ट्ज सेकंड इनवर्स, यानी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं इसके। तो 1 हर्ट्ज का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे, इट मीन्स 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू कंप्लीट 1 साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड। तो a cycle is said to be complete when the consisting of crest and trough pass through a point। साइकिल का मतलब ये होता है हमारे पास, इस मीन्स कि a cycle is said to be complete when, जो हमारे पास एक वेव हो रही, जो एक वेव क्या हो रही, कंप्लीट जो वेव कर रही है यहाँ पे, ये हमारे पास किसका, क्रेस्ट का और ये ट्रॉ का। यहाँ पे ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ट्रॉ कहते हैं इसको। तो कह रहा है कि जो साइकिल होता है सेट टू बी कंप्लीट व्हेन वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉ पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में कितना हमारे पास क्रेस्ट हो रहा है या ट्रॉ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का,
इसके अंदर आता है थर्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग किससे, इसमें हम लोग इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, distance traveled by wave, distance traveled by wave in 1 second, in 1 second is called velocity of wave, is called velocity of wave। Is generally denoted by c and express मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है ना 1 मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारे पास लेंथ होती है वो तो मीटर हो गया, और इसमें जो लगे मीटर पर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट आता हमारे पास एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ये होता है कौन सा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड जो मैंने यहाँ पे वेव बनाई थी आपके सामने, वेव मोशन दिखाता है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया था क्या है, एम्पलीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास इसमें लिखेंगे हम लोग, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉ, इट इज हाइट ऑफ, इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट और डेप्थ, डेप्थ इन जो हमारे पास है डेप्थ ऑफ ट्रॉ, इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉ ऑफ वेव। किसका, ऑफ वेव। जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है कि जो वेव की जो ये हाइट होती है, यहाँ पे जो वेव की हमारे पास ये हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं, या जो जिसको हम क्रेस्ट बोल रहे हैं ना यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ से जो नॉर्मल से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम इसको क्या यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड। और जो इसको जनरल एक्सप्रेशन करते हैं हम लोग, इससे डिनोटेड बाय, इट डिनोटेड बाय स्मॉल ए। जो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंटेड करते हैं हम इसको, किसको, एम्पलीट्यूड को। तो वेव डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, जिसके लिए क्या करता है हमारे पास, ये जो डिटरमाइन करने के लिए काम आता है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस की, कि कितनी ब्राइटनेस है वहाँ पे, हमें इसी के बेस पे हम लोग इसका पता लगाते हैं, एम्पलीट्यूड के ही बेस पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेव नंबर। इसको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये आती है वेव नंबर। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास किसके, वेव मोशंस के। तो वेव नंबर होता है द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेंटीमीटर्स, इट इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। हमारे पास इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव लेंथ, द नंबर ऑफ वेव लेंथ number of wavelength
पर सेंटीमीटर and is equal to inverse of wavelength एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर्स। तो कैसे दिखाएंगे वेव नंबर्स? वेव नंबर को डिनोटेट करते हैं हम लोग किससे? बी के ऊपर एक बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, हम बी के ऊपर क्या लिख लेते हैं, हमारे पास जो न्यू है यहाँ पे न्यू बोलेंगे वैसे ना, बी तो मैं इसको जनरली बोलता हूँ लेकिन वैसे नाम इसका न्यू है। तो यानी बी के ऊपर यानी न्यू के ऊपर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, बार का। तो वेव नंबर इक्वल टू जो हो जाएगा, वेव नंबर होगा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई वेवलेंथ। जो हो जाएगा 1 अपॉन वेवलेंथ। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो न्यू इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, लैम्डा। तो यहाँ पे हल्का सा मैं आपको दिखा दूं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे वेव नंबर हो गया, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई और वेलोसिटी का, इन सब का जो रिलेशन होता है ये होता है C इक्वल्स टू C लैम्डा इंटू वी। हमारे पास तो V अगर हमको निकालना है तो V निकालने के लिए क्या करेंगे, C बाई लैम्डा। और हमारे पास यानी कि C बाई लैम्डा हो गया यहाँ पे हमारे पास इसको निकालने के लिए। तो आगे हमारे पास जो V इक्वल्स टू आएगा, म्यू इक्वल्स टू आएगा C, और यहाँ पे हमारे पास म्यू हो गया। ये क्या है, एक वेलोसिटी। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा निकल के किसका आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ये है वेलोसिटी। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला V है, इस किसको कर रहा है, वेलोसिटी को कर रहा है। जो मैंने यहाँ पे C V के ऊपर बार लगा रखा है, ये किसका है, न्यू का है। न्यू किसको डिनोट करता है, ये वेव नंबर को। तो फर्स्ट पहले जो हमने पढ़ा आज नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, सबसे पहला पढ़ा हमने वेव मोशंस, कि वेव मोशंस किस तरह से होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,